हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम स्ट्राइकिंग आउट, एडिंग और सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे एंड दिस इज़ द लेसन नंबर 7 ऑफ आर सीपीसी सीरीज़। तो सीपीसी सीरीज़ का हमारा लेसन नंबर 17 है जिसके अंदर हम स्ट्राइकिंग आउट, एडिंग और सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर, प्रॉपर पार्टी, नेसेसरी पार्टी। तो जितनी भी कंसेप्ट थी हमारी पार्टी से रिलेटेड ऑर्डर 1 में जो दी गई हैं वो सब हमने कवर कर ली हैं। अगर आपको सब देखना है, अभी तक लेक्चर आपने नहीं देखे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल है मेरा, अर्चना सुखीजा के नाम से ही है, वो मिल जाता है, वेल एंड गुड है। नहीं मिलता है तो मैंने उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से मुझ तक एक्सेस कर सकते हैं। और एक चैट ग्रुप भी है जहाँ पर अपनी कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा मेरी अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस चलती हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उनका एक्सेस अगर आप लेना है, क्योंकि लाइव क्लासेस होती हैं, 1 घंटे की क्लास होती है, उसमें अभी हम इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको वो क्लासेस का बेनिफिट लेना है तो आप मेरा कोड लगा दीजिएगा ARCHNA, आपको मेरी क्लास की एक्सेस मिल जाएगी और आप बहुत अच्छे तरीके से लाइव एक्सपीरियंस के साथ में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप अगर जाना चाहें तो बस आपको अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है और स्पेशल क्लासेस जो होती हैं उसका बेनिफिट लेने के लिए अर्चना कोड ऐड कर देना है। तो अभी मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेती हूँ, हम आगे पढ़ते हैं। तो ये जो बेरेट की लैंग्वेज है इसको हम बाद में समझेंगे, पहले पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। क्या है एडिंग और सब्स्टिट्यूटिंग प्लेंटिफ? समझिएगा बात को। अगर एक प्लेंटिफ होता है वो सूट फाइल करता है, फ्रेम उसने कर दिया, सूट फ्रेम करने गया सूट, अब उसको जब फ्रेम करने के बाद ये समझ में आता है कि जो मैं क्लेम कर रहा हूँ ना, जो रिलीफ मुझे चाहिए वो नहीं ले पाऊँगा अगर मैं अपने साथ एक पर्टिकुलर पर्सन है उसको नहीं डालूंगा। तो जैसे अगर ए है, वो कोर्ट में सूट फाइल करने के लिए जाता है, अब उसे समझ में आता है कि भाई ये जो रिलीफ मैं चाहता हूँ वो बिना बी को अपने साथ जोड़े हुए मुझे नहीं मिलने वाला। तो क्या वो ऐड कर सकता है अपने साथ बी को या फिर नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ऑर्डर 1 का रूल 10 यही कहता है कि वो अपने साथ ऐड कर सकता है। या उसे लगे कि वो अपने साथ पहले से ही बी को लेके आया है लेकिन बी की जगह सी को होना चाहिए था, तो क्या वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा सकता है बी की जगह सी को? बिल्कुल करा सकता है। तो यानी कि जब सूट फ्रेम हो जाता है उसके बाद लगता है कि जो रिलीफ है, जो आपको एडजुडिकेशन आप कराने के लिए कोर्ट के पास आए हो, वो नहीं हो पाएगा अगर पार्टीज़ को जो हम कह रहे हैं जो पार्टीज़ चाहिए वो सूट में नहीं है। तो यहाँ से वही कंसेप्ट आती है नेसेसरी पार्टी, प्रॉपर पार्टी। तो उसको ज़रूर समझ लेना कि अगर वो पार्टीज़ यहाँ नहीं हैं जो होनी चाहिए थी, तो उस केस में कह रहे हैं कि क्या होगा, सूट जो है उसमें आपको चेंज करने के बाद, वाद को चेंज करने के बाद व्यक्ति को प्लेंटिफ को ऐड कर लिया जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट है कि ऑनेस्ट प्लेंटिफ को बचाना, कि भाई जिनका कोई मतलब नहीं है सूट के अंदर उनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं। दूसरे की जब भी हम बात करते हैं कि एडिंग और सब्स्टिट्यूटिंग के रूल को, तो 3 कंडीशन उसके अंदर सेटिस्फाई होनी जरूरी है। पहली क्या? पहली कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को गलत जो है नाम हमने लेकर के आ गए थे, व्यक्ति तो मतलब जो व्यक्ति हमारे साथ आया था उसको नहीं जोड़ना चाहिए था हमारे साथ। एक गलत व्यक्ति जिसको प्लेंटिफ नहीं होना चाहिए था उसको हम अपने साथ जोड़ के ले आए। दूसरा, ये मिस्टेक जो हुई है, ये गलती जो हुई है वो बोनाफाइडली हुई है, गुड फेथ में हुई है। तीसरा कह रहे हैं कि जो सब्स्टिट्यूट करना है या एडिशन करना है प्लेंटिफ का वो बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं जो हमारा डिस्प्यूट है वो सॉर्ट आउट हो जाए। जो रिलीफ हमें चाहिए, जो हम प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम कोर्ट में आए हैं, इन पार्टीज़ को बिना ऐड कराए वो सॉल्व नहीं होएगी। तो ये इसके लिए हम जाकर के कोर्ट में ऐड सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं। नोट आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें कहा गया है कि इस तरीके का कोई भी अमेंडमेंट है वो कोर्ट अलाउ कर सकते हैं किसी भी स्टेज पर। जब प्रोसीडिंग है, ट्रायल जो है किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी स्टेज पे कोर्ट एडिशन और सब्स्टिट्यूशन को अलाउ कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपैलेट स्टेज भी अलाउ कर सकती हैं अगर उन्हें लगता है कंडीशन प्रॉपर है, कंडीशन न्यायोचित है, ऐड करना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति जिसको ऐड किया जा रहा है, सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, बिना उसकी कंसेंट को आप ज़बरदस्ती किसी को पार्टी नहीं बना सकते। इलस्ट्रेशन से समझिए, सी क्या है? सी एजेंट है ए का। अब एक बोनाफाइड मिस्टेक में गलती से इसने क्या किया, सी ने बी के अगेंस्ट अपने नाम पर जो है मतलब अपने आप को पार्टी बना के और सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो कोर्ट यहाँ पर प्रिंसिपल जो कि ए है उसको सब्स्टिट्यूट करने की परमिशन देता है कि सी की जगह पर ए आ जाए। ठीक है, इसी तरीके से एक व्यक्ति है ए जो कि एक गिफ्ट डीड में एक टाइटल को क्लेम कर रहा है, फिर वो क्या करता है, वो टाइटल क्लेम करने के लिए वो सूट को फाइल कर देता है।
बस क्या चाहिए उसको, गिफ्ट किस चीज़ का है, घर का, किसके अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट। उसको यहाँ पर बोनाफाइड गलती हो जाती है, मतलब उससे गुड फेथ में एक मिस्टेक हो जाती है कि जो हाउस था, जो घर था, वो उसे गिफ्ट किया गया था इस डीड के द्वारा, एक गिफ्ट डीड के थ्रू वो एक घर उसके पास आया, उसे लगा, और वो घर किसके पास है, घर बी की पोजेशन में है, तो उससे लेने के लिए वो जो है सूट उसके अगेंस्ट फाइल कर देता है। जब उसे ये लगा दैट deed did not permit to that house the real owner could be substituted as the plaintiff in place of a जब उसे लगा कि गिफ्ट डीड जो है इससे मुझे नहीं घर मिल रहा, इससे तो किसी और को मिल रहा है, तो जिसको मिल रहा था वो उसको जो है यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। मैं फिर समझाती हूँ। एक व्यक्ति है, उसके पास कोई गिफ्ट डीड आई, उसे कोई गिफ्ट डीड मिली, उसे लगा गिफ्ट डीड मेरे फेवर में है और मुझे जो है इससे घर मिल गया। तो घर किसके पोजेशन में था, बी। इसने क्या किया, इसकी पोजेशन लेने के लिए इसके अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया। फिर बाद में इसको ये पता लगा ये तो मेरे अगेंस्ट, मतलब मेरे हक ही नहीं बनता इस घर पे, गिफ्ट डीड में तो मेरा नाम है ही नहीं, तो किसी और का है, सी का है, सी के लिए बनाई गई है, तो ए की जगह पर सी को इस वाद में लगाया जा सकता है बी के खिलाफ। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐड और सब्स्टिट्यूशन की बात हो गई। फिर आता है स्ट्राइकिंग आउट क्या होता है, या एडिंग और पार्टीज क्या होता है। तो जो हमारा रूल 10 है, ऑर्डर 1 का रूल 10, उसका सब रूल कहता है कि कोर्ट किसी भी स्टेज पर, प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर, या तो अपने आप या फिर को जो पार्टी हैं उनके एप्लीकेशन के ऊपर, या तो कोर्ट की जो है खुद ही की डिस्क्रिशन होता है कि वो करती हैं, ऐड कर देती हैं, उन्हें लगता है कि भाई ये जो है सूट डिस्पोज नहीं हो सकता, सूट डिटरमाइन नहीं हो सकता, एजुडिकेट नहीं हो सकता। अगर हम इन पार्टीज़ को ऐड नहीं करेंगे तो फिर या तो जो कोर्ट होती हैं अपने डिस्क्रिशन पे खुद अलाउ कर देती हैं ऐड करने के लिए, या फिर वो जो अगर पार्टीज़ होती हैं, प्लेंटिफ होते हैं, वो खुद जो है वो पार्टीज़ चुनना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास एक अधिकार होता है, ठीक है, उनके पास अधिकार होता है कि वो अपने पार्टीज़ खुद चुने, अपने जिसके भी अगेंस्ट वो केस लाना चाहते हैं वो खुद लाएं। तो यहाँ पर कोई कंपेल नहीं कर सकता एक प्लेंटिफ को कि इसे ही पार्टी बना के लाओ, इसे साथ में लाओगे तब हम केस सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कोर्ट यहाँ पर कह रहे हैं, कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वो किसी को प्लेंटिफ बना भी सकते हैं, उन्हें लगता है, नहीं तो फिर जो प्लेंटिफ होते हैं जो ऐड कराना चाहते हैं वो एप्लीकेशन लेके आते हैं कोर्ट के पास, और कोर्ट जो है उस एप्लीकेशन के ऊपर ऐड कर देती हैं। क्या ऐड कर देती है, दैट द नेम ऑफ द पार्टी इम्प्रॉपरली जॉइंट वेदर एज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट बी स्ट्रक आउट। तो पहली चीज़ ये है कि जिसको आप डिफेंडेंट के तौर पे बनाया था हमने, या जिसको हम प्लेंटिफ बना के लाए थे, कोई भी पार्टी हो, उसको यहाँ से हटा दीजिए, बिकॉज यहाँ पर इसका होना वाजिब नहीं है, इसका कोई गलती नहीं है, इसको डिफेंडेंट नहीं बनाना चाहिए, या फिर इसकी कोई गलती नहीं है, मैं इसको प्लेंटिफ ज़बरदस्ती बना के लिया, इसको नहीं होना चाहिए, तो उसका नाम स्ट्रक आउट हो जाएगा। दूसरी बात कह रहे हैं कि जिसका नाम होना चाहिए प्लीज़ आप उसे जोड़ दीजिए, चाहे वो प्लेंटिफ के तौर पे चाहे डिफेंडेंट के तौर पे, और जिसकी प्रेजेंस जो है कोर्ट को ऐसा लगता है कि नेसेसरी है, यहाँ पर नेसेसरी आ गई, नेसेसरी पार्टी की, अगर हम इसको नहीं ऐड करेंगे तो जो हमारा एडजुडिकेशन है वो कोर्ट जो है वो इफेक्चुअली एंड कम्प्लीटली एडजुडिकेट नहीं कर पाएगी मैटर को, और जो भी सूट के क्वेश्चन है उनको सेटल आउट नहीं कर पाएगी, तो कोर्ट फिर उसको ऐड कर सकती हैं। अब पर्पस क्या है हमारे सब रूल 2 का, रूल 10 के सब रूल 2 का जो पर्पस क्या है वो क्या है, ये है कि अगर हम कह रहे हैं कि जो कोर्ट हैं, कोर्ट के सामने जब कोई प्रोसीडिंग आ रही है, तो जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं जिनका एक्चुअल में उससे लेना देना होता है सूट में, सिर्फ उन्हीं को इन्वॉल्व कीजिए, जिससे कोई लेना देना नहीं, उनके खिलाफ ज़बरदस्ती क्यों सूट लेके आना, या उनको ज़बरदस्ती क्यों अपने साथ सूट में मिलाना। एक बात तो ये हो गई। दूसरा कह रहे हैं कि अननेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, इनकन्वीनियंट होगी, उनको परेशानी होगी जिनका कुछ लेना देना नहीं, देरी हो जाएगी, हो सकता है वो आए ही नहीं, क्यों नहीं आएंगे जब उनका कोई लेना देना नहीं। तो इस चीज़ के बारे में कोर्ट ने इस केस में अनिल कुमार वर्सेस शिवनाथन के केस में 1995 के केस में कहा कि जो इस प्रोविज़न यानी सब रूल 2 ऑफ रूल 10 का जो प्रोविज़न है उसका ये पर्पस है कि कोर्ट के सामने एट द सेम टाइम ऑल द पर्सन इंटरेस्टेड, जो कि इंटरेस्टेड हैं, पार्टीज हैं डिस्प्यूट में, उन्हें लेकर के आया जाए, उनका नाम लेकर के आया जाए, ताकि उनकी जो पार्टीज़ की प्रेजेंस में सूट को हम डिटरमाइन कर सकें बिना डिले के, बिना इनकन्वीनियंस के, बिना एक्सपेंस के, ऑफ सेवरल इलेक्शंस एंड ट्रायल्स एंड इंक्लूसिव एडजुडिकेशन। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर हम सारी पार्टीज़ को, जिन पार्टीज़ को साथ में होना चाहिए था, उन्हें मिला लें तो वो तो ठीक है, लेकिन अननेसेसरी अगर किसी को इसकी इनकन्वीनियंट हो जाए, उसको एक्सपेंसिस हो जाए, ज़बरदस्ती बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम नहीं लाएंगे किसी पार्टी को, वो फिर दोबारा क्लेम करेगा किसके खिलाफ, तो फिर बोल रहे हैं अननेसेसरी वो मल्टीसिपलिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स होंगी, उनका भी कोई फिर औचित्य नहीं बैठता।
तो ये जो प्रोविज़न है, ये कोर्ट के पास एक पावर है कि हर जो कोर्ट अगर कह रहे हैं कि अगर कोई डिफेक्ट होता है किससे रिगार्डिंग, पार्टी से रिगार्डिंग, तो वो उसको दूर कर सकते हैं और पार्टीज़ को वो ज्वाइन करवा सकते हैं। एक केस था रमेश हीराचंद वर्सेस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे 1992 का केस। इसमें कहा गया था कि जो पार्टीज़ का एडिशन होता है वो एक जुडिशियल डिस्क्रेशन होता है जो कि कोर्ट को बहुत ध्यान से और जुडिशली माइंड को अप्लाई करके फिर करना चाहिए। फिर आगे देखिए, जो प्रोविज़न है कि बहुत ज़्यादा पावर देता है कोर्ट को किसके बारे में, ज्वाइन कराने के लिए पार्टीज़ को। और ये जो पावर है वही मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा जुडिशियल माइंड अप्लाई करके करना चाहिए और सर्कमस्टांसिस को देख करके, फैक्ट्स को देख करके तभी करना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ है दैट इज़ वो डोमिनस लिटिस, कि जो भी एक प्लेंटिफ होता है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो अपनी पार्टीज़ खुद चुने। पार्टीज़ खुद चुने का मतलब किनके अगेंस्ट वो केस लाना चाह रहा है, कोई ज़बरदस्ती उससे नहीं कहेगा इसके अगेंस्ट केस फाइल कर दो। तो ये अपने इंटरेस्ट में जिसमें उसका हित हो, जिसने उसके साथ कुछ किया हो, जिसकी वजह से वो सूट वाद को लाना चाहता है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उसको जो है आप प्रेशराइज नहीं कर सकते कि इसी को आप लेकर के कंपेल आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात हो गई। लेकिन कह रहे हैं कि अगर कोर्ट को ये लगता है, अगर कोर्ट को लगता है कि इस व्यक्ति का होना ज़रूरी है सूट के लिए, तो कोर्ट के पास डिस्क्रेशन है, वो अलाउ कर सकते हैं, वो उस व्यक्ति को जोड़ सकते हैं एज ए प्लेंटिफ, एज ए डिफेंडेंट। लेकिन फिर वही बात आ जाती है यहाँ पर जो कि हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या करें, कोर्ट को अपना डिस्क्रेशन जो है वो जुडिशली जो है उसको लगा करके बहुत ज़्यादा न्यायोचित तरीके से उसी व्यक्ति को ऐड करना चाहिए। फिर आता है पावर अंडर रूल 10 सब रूल 2 कैन बी एक्सरसाइज्ड। अभी आपको बता दिया, या तो कोर्ट के पास एप्लीकेशन लाके जाता है पार्टी की भाई मुझे ऐड कराना है, या फिर सो मोटो मतलब कि कोर्ट जो होती हैं वो खुद भी करा सकते हैं। ऑर्डर ऑफ एडिशन, डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन जो पार्टीज़ का होगा वो किसी भी स्टेज पर हो सकता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन। एक केस लो, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस रीजेंसी कन्वेंशन सेंटर एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड 2010 का केस है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ऑर्डर 1 रूल 10 है वो एक कोर्ट को ये कहता है कि आप किसी भी स्टेज पर, प्रोसीडिंग्स की किसी भी स्टेज पर, या तो एक एप्लीकेशन अगर प्लेंटिफ बनाता है तो, नहीं तो सुओ मोटो अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को ऐड कर सकते हैं जिसको होना चाहिए था पार्टनर एज ए पार्टी इन द सूट, जिसको होना चाहिए था, चाहे वो प्लेंटिफ के तौर पर चाहे डिफेंडेंट के तौर पर, वो ऐड नहीं की गई, या फिर जिसकी प्रेजेंस कोर्ट के सामने ज़रूरी है ताकि कोर्ट जो है कोई भी डिसीजन जो देना चाहती है उस सूट के रिगार्डिंग इफेक्टिवली दे पाए और एडजुडिकेट कर पाए सारे इश्यूज़ को। यानी कि अगर हम कहें तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होता है कि वो पार्टी को ऐड कर सकते हैं, किसी पर्सन को ऐड कर सकते हैं नेसेसरी पार्टी के तौर पर या फिर प्रॉपर पार्टी के तौर पर। फिर अनिल कुमार वर्सेस शिवनाथ का केस आता है 1995 का। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हालांकि जो कोर्ट है उनके पास पावर होती है स्ट्राइक आउट करने की। क्या स्ट्राइक आउट करने की? जो नाम होता है पार्टीज़ का उनको वहाँ से हटाने का जिनको कि नहीं होना चाहिए था, और ऐड करने का भी पावर होता है, चाहे वो एप्लीकेशन पे चाहे फिर विदाउट एप्लीकेशन, है ना। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहिए कि इस पार्टी का होना ज़रूरी है, ऐड करना ज़रूरी है, ताकि हम डिसीजन को इफेक्चुअली और कम्प्लीटली दे सकें। ऑब्जेक्ट इस रूल का यही है, रिकॉर्ड ऑल द पर्सन्स जिन्हें पार्टी होना चाहिए था उन सबको यहाँ लेके आना उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, ताकि डिस्प्यूट को हम डिटरमाइन कर सके इन द प्रेजेंस एट द सेम टाइम विदाउट एनी प्रोटेक्शन। यानी कि बाद में फिर आ रहा है, दोबारा आ रहा है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कोर्ट का टाइम जा रहा है, इनकन्वीनियंट हो रही है, तो वो सब ना हो। इसीलिए जितनी पार्टीज़ इस सूट में होनी चाहिए थी उन सबको अभी के अभी लेकर के और फिर मामले को निपटारा कर देते हैं। ऐसा हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर कोई स्पेशल स्टेट्यूट है जो ये कहता है कि एक व्यक्ति को एक नेसेसरी पार्टी होना चाहिए कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए या सूट की प्रोसीडिंग के लिए, और ये भी कहता है कि अगर नॉन जॉइंडर है तो इससे क्या होगा, कोई व्यक्ति है नॉन जॉइंडर पार्टी हो जाता है। अगर नॉन जॉइंडर किस केस में होएगा? डिसमिसल हो जाएगा। किस केस में? जब हम बात करते हैं नेसेसरी पार्टी का होना ज़रूरी था, तो अगर नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज हो जाता है तो उसमें कह रहे हैं कि डिसमिसल हो जाएगा पेटिशन का, तो कोर्ट जो होंगी फिर ऑर्डर 1 रूल 10 को यूज़ करके नहीं जो है उसमें ऐड कर सकती हैं पार्टीज़ को। फिर आता है ये टेस्ट करना है कि प्रेजेंस ऑफ सच पार्टीज रिक्वायर्ड फॉर फुल एंड कंप्लीट एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट। टेस्ट हमारा कैसे हम करेंगे कि ऑर्डर 1 रूल 10 को अप्लाई करना है कि नहीं? बहुत सिंपल बात है, अभी हम बार बार पढ़ रहे हैं कि इसके बिना क्या हम मैटर को एडजुडिकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो फिर ऐड कर लो। फिर हमारे पास बड़ा फेमस केस है दैट इज़ वो रज़िया बेगम वर्सेस साहिबजादी अनवर बेगम 1958 का केस। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे
किसके रिगार्डिंग, हमारे ऑर्डर 1 की रूल 10 के सब रूल 2 के अप्लाई करने के। तो पहली बात क्या कही गई थी कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि पार्टी को ऐड करना है या फिर नहीं करना, कहाँ पर, रूल 10 में, तो ये इनिशियल जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन नहीं है कि भाई पहला ये कहें कि हाँ जुरिस्डिक्शन है या नहीं, नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ये जुडिशियल डिस्क्रिशन का क्वेश्चन है कि कोर्ट को अलाउ करना है कि नहीं करना है, और क्या कोर्ट कैसे अलाउ करेंगी, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस को देख के करेंगी एक पर्टिकुलर केस के। लेकिन कहीं कहीं पर ये ऐसा भी हो सकता है कि जो इनहेरेंट पावर है 115 कोर्ट के पास में, तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन भी आ सकता है। मतलब ये वाली पावर लिमिटेड है और वो इनहेरेंट पावर तो आपको पता ही है इनहेरेंट पावर है। फिर इन्हें सूट फॉर प्रॉपर्टी की अगर बात करें, ये अगर हम सूट और प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर एक व्यक्ति को ऐड किया जा सकता है एक पार्टी के तौर पर इफ़ the person have a direct interest as distinguished from a commercial interest in the subject matter of litigation। तो अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वाद है वहाँ पर हमें पार्टीज ऐड करानी है तो उसका डायरेक्ट इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। यहाँ पर कह रहे हैं कि कमर्शियल इंटरेस्ट होना ज़रूरी नहीं है। कमर्शियल इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर कोई उससे मतलब कि हम कह रहे हैं कि हम उससे प्रॉफिट ले रहे थे या फिर हम बात करते हैं फसल उठा के लेके आ रहे, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उससे डायरेक्ट इंटरेस्ट होना चाहिए प्रॉपर्टी का, तभी जो है आप पार्टीज़ को ऐड करा सकते हैं। जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर लिटिगेशन का है वो डिक्लेरेशन से रिगार्डेड है। कौन सा डिक्लेरेशन, की स्टेटस या लीगल कैरेक्टर का। तो रूल ऑफ प्रेजेंट और डायरेक्ट इंटरेस्ट में भी रिलैक्स, जो यहाँ पर हमने रूल पढ़ा कि डायरेक्ट इंटरेस्ट होना चाहिए, इसको रिलैक्स किया जा सकता है सूटेबल केस में जहाँ पर कोर्ट की ओपिनियन में एक पार्टी को ऐड करना चाहिए, और पार्टी को ऐड करना सही रहेगा अगर हम जो केस है उसको इफेक्टिवली जो है हम डिसाइड कर सकते हैं। तो स्टेटस और लीगल कैरेक्टर के केस में डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं भी होगा तब भी जो है पार्टीज़ को हम चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा, इफेक्ट ये होगा जब एक व्यक्ति को ऐड किया जाता है डिफेंडेंट के तौर पर एक सूट में, तो सूट जो होता है उस दिन, जिस दिन उस व्यक्ति को डिफेंडेंट बनाया गया उस दिन से जो है वो सूट इंस्टीट्यूट हुआ माना जाएगा। और जब एक डिफेंडेंट ऐड कर दिया जाता है तो प्लेंट को अमेंड किया जाता है, और अमेंड करने के बाद में जो ये कॉपीज़ होती हैं वो उसके पास भेजी जाती है, समन की कॉपी भेजी जाती है, और प्लेंट भी जो है नए डिफेंडेंट को वो सर्व किया जाता है। भाई जिसको डिफेंडेंट बनाया उसको पता भी तो होना चाहिए ना, तो समन भी भेजे जाएंगे और उसको प्लेंट की कॉपी भी दी जाएगी। अब ये क्वेश्चन आता है ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज। तो ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज हमने लिमिटेशन एक्ट में भी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टी का मतलब ये होता है जिसको डिफेंडेंट बनाना था उसको प्लेंटिफ, जिसको प्लेंटिफ उसको डिफेंडेंट। तो ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टी का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ डिफेंडेंट इन प्लेस ऑफ प्लेंटिफ। इसका मतलब ये हुआ जो ऑलरेडी हमारे पास प्लेंटिफ के तौर पर आया है अब वो है दूसरी कैपेसिटी में जाना चाहता है, यानी डिफेंडेंट के तौर पे जाना चाहता है, प्लेंटिफ से डिफेंडेंट जाना चाहता है या डिफेंडेंट से प्लेंटिफ जाना चाहता है। तो ये केस है किरण टंडन वर्सेस इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो पावर है अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 सब रूल 2 में ट्रांसफ़र करने की या ट्रांसपोजिशन करने की, डिफेंडेंट को कैटेगरी में डालने की प्लेंटिफ को या प्लेंटिफ को कैटेगरी में डालने की डिफेंडेंट की, तो उस केस में कह रहे हैं उसका जो पर्पस है वो यही है कि मल्टीसिप्लिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स ना हो। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि ट्रांसपोजिशन दो तरीके से, दो कंडीशन में बनाया जाता है, जब सूट प्लेंटिफ के द्वारा विड्रॉ करा लिया जाता है या अबेंडन किया जाता है। एक ऑर्डर बनाना है ट्रांसपोजिशन का कि डिफेंडेंट्स उसको प्लेंटिफ बनाना है, तो कोर्ट को देखना पड़ेगा कि एप्लीकेंट के पास सब्सटेंशियल क्वेश्चन हो जो कि डिसाइड होने ज़रूरी हैं दूसरे डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट। तो एज़ पर ऑर्डर 1 रूल, जो हमारा ऑर्डर 1 का रूल 10 है उसका सब रूल 4 है, वो ये कहता है जब भी कुछ अमेंडमेंट होगा, डिफेंडेंट को ऐड कर दिया या हमने डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बनाया तो प्लेंट को फिर चेंज करना पड़ेगा, और जो चेंजेस कॉपी होंगी वो हमने डिफेंडेंट को देनी पड़ेंगी, और समन भी जो जाएंगे किसके पास, न्यू डिफेंडेंट के पास जाते हैं। और अगर माइनर का केस हो तो माइनर के केस में कह रहे हैं कि आप माइनर को पार्टी नहीं बना सकते, नेक्स्ट फ्रेंड को बना सकते हैं। यहाँ पर डिफेंडेंट बना रहे हैं तो नेक्स्ट फ्रेंड को बना सकते हैं। द प्रोसीडिंग शैल बी डीम टू हैव बीन बिगिन, और कब से न्यू डिफेंडेंट के जब उसे हमने समन का नोटिस सर्विस कर दिया है। फिर आता है केस है ये लक्ष्मी नारायण वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज फतेहपुर 1992 का। इस केस में कहा गया था कि जब एक व्यक्ति होता है ना तो वो नेसेसरी पार्टी है ना वो प्रॉपर पार्टी है, तो कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं होगा कि उसको ज़बरदस्ती ऐड कर लिया जाए। क्वेश्चन जो नेसेसरी पार्टी का है वो डिसाइड किया जाएगा प्लेंट को देख करके कि जो प्लेंट कोर्ट के सामने आई है इसमें इस व्यक्ति को नेसेसरी पार्टी बनाना चाहिए कि नहीं। और इसका जो ऑब्जेक्ट है, मतलब रूल का जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि जो जस्टिस हो, न्याय हो, और कोर्ट के सामने जो भी व्यक्ति आए वो डिस्प्यूट से रिलेटेड मैटर जो भी लेकर के आते हैं उन मैटर को सॉर्ट आउट करना है, और इंटरेस्ट में हो, जस्टिस के इंटरेस्ट में हो, इनकन्वीनियंस ना हो, सेपरेट ट्रायल की जो वजह से इनकन्वीनियंट होती है उससे बचा जाए, इसके लिए जो है कोर्ट एडिंग और जो है स्ट्राइकिंग को अलाउ कर सकते हैं।
एक केस लो है सावित्री देवी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज गोरखपुर 1999 का केस। इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ऑर्डर 1 रूल 1 इनेबल करता है कोर्ट को कि वो किसी भी व्यक्ति को एक पार्टी के तौर पर जो प्रोसीडिंग है उसकी स्टेज किसी भी स्टेज पर ऐड कर सकते हैं अगर कोर्ट को लगता है कि वो जो नेसेसरी पार्टी है और उसके बगैर जो है पार्टी जो है हम कहेंगे काम पूरा नहीं हो पाएगा, एडजुडिकेट मैटर जो है वो नहीं हो पाएगा। तो हम ऑर्डर 1 रूल 1 पढ़ चुके हैं, रूल 2 भी पढ़ लिया, 3B 3A भी पढ़ लिया है, 9 भी पढ़ लिया था और अब 10 भी हमने कंप्लीट कर लिया है ना। तो अभी फटाफट से बेयर एक्ट से और देख लेते हैं कि बेयर एक्ट क्या कहता है, फिर उसके बाद हमारा आज का काम कंप्लीट हो जाएगा। बेयर एक्ट कहता है सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। तो अगर गलत प्लेंटिफ के नाम पर अगर सूट आ जाता है, अगर सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है गलत प्लेंटिफ के नाम पर या फिर डाउटफुल होता है कि भाई इसको प्लेंटिफ के तौर पे लेना भी चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, तो कोर्ट किसी भी स्टेज पर सूट की अगर वो सेटिस्फाई होते हैं कि सूट इंस्टीट्यूट करा जाना चाहिए, गलती से हो गया, ये मैंने आपको बताया था बोनाफाइड हुआ है, मिस्टेक गलती से हुई है, मतलब गलती से मिस्टेक हुई कहने का मतलब गुड फुट में मिस्टेक हुई है और नेसेसरी है अगर हमें कोर्ट के डिस्प्यूट को कह रहे हैं, जो डिस्प्यूट आया है कोर्ट के सामने उस डिस्प्यूट को हमें अगर जो है बिल्कुल सेटल डाउन करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि ये वाली पार्टी को ऐड करना है या फिर सब्स्टिट्यूट करना है, तो फिर वो किसी भी स्टेज पर प्रोसीडिंग के दौरान कर सकते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया। जो सब रूल 2 है हमारे रूल 10 का, वो कहता है कोर्ट में स्ट्राइक आउट और ऐड पार्टीज़। तो कोर्ट क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक आउट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं पार्टीज़ को, चाहे वो डिफेंडेंट हो और चाहे फिर वो प्लेंटिफ हो। ये भी मैंने आपको बता दिया, हमने अच्छे से पढ़ लिया था इसको। देखो ये फैक्चुअली और कम्प्लीटली वाली बात हम पढ़ चुके हैं। फिर इसका सब रूल 3 जो है वो कहता है नो पर्सन शैल बी एडेड एज ए प्लेंटिव सुइंग विदाउट ए नेक्स्ट फ्रेंड और एज ए नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ ए प्लेंटिव अंडर एनी डिसेबिलिटी विदाउट हिज कंसेंट। तो जो मैंने आपको बताया था अगर माइनर है तो माइनर के कंटेक्स्ट में उसका नेक्स्ट फ्रेंड होगा, उसी को आप पार्टी उसके वो पार्टी बनाओगे, उसको माइनर को पार्टी बना के नहीं लेके आने वाले। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्लेंटिव है जो किसी डिसेबिलिटी पे है तो उसमें भी कह रहे हैं उसकी कंसेंट के बिना नहीं हम ला सकते, किसी कंसेंट के बिना नेक्स्ट फ्रेंड की कंसेंट के, चाहे माइनर हो चाहे कोई व्यक्ति हो जो अनसाउंड माइंड हो, तो उस केस में नेक्स्ट फ्रेंड की कंसेंट चलेगी, तभी सूट आएगा, तभी उसको ऐड किया जाएगा। फिर नेक्स्ट ये आता है वे डिफेंडेंट एडिड प्लेन टू बी अमेंडेड। हमने आपको पहले ही बता दिया, सब रूल 4 उसका ये कहता है कि जब जो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट हमने ऐड किया है, यहाँ पर डिफेंडेंट की बात हो, डिफेंडेंट ऐड किया तो प्लेंट जो अमेंड होगी, प्लेंट अमेंडमेंट होने के बाद समन जाएगा जो हमने नया डिफेंडेंट ऐड किया है और फिर उसके बाद में समन जाने के बाद में फिर वो जो प्लेंट होगी वो उसकी कॉपी भी डिफेंडेंट को दे दी जाएगी। तो हमारे पास आता है सब रूल 5 जो कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22। ये सेक्शन 22 ये पुराने वाला लिमिटेशन एक्ट है। अब की मैं बात करूँ तो नए वाले लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 23 की यहाँ बात हो रहे हैं। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23 लिमिटेशन एक्ट द प्रोसीडिंग एज अगेंस्ट एनी पर्सन एडेड एज डिफेंडेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बिगिन ओनली ऑन द सर्विस ऑफ समन। तो जब समन होएगा, इशू हो जाते हैं डिफेंडेंट को, उसके बाद ही प्रोसीडिंग होगी। ये हमने पहले भी पढ़ लिया। और इसके बाद रूल 10 के बाद रूल 10A भी है जो कहता है कि कोर्ट के पास पावर है, किस चीज़ की पावर है कि अगर उन्हें लगता है उनके पास कोई केस आया और उस केस में, या मैंने कहा लगता है मतलब कोर्ट का विवेक है, कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन क्या कर सकते हैं, किसी प्लीडर को ये कह सकते हैं कि भाई ये मैटर आया हुआ है, ये मैटर इन इशू हमारे सामने है सूट या प्रोसीडिंग में और ये जो पार्टीज़ हैं ये अफेक्ट होंगी इससे। तो वो अगर लगता है कि भाई जो पार्टीज़ हैं वो एक प्लीडर के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं हुई तो वो एक प्लीडर को भी कह सकते हैं कि आप इनकी पार्टीज़ को जो है क्या कर दीजिए, रिप्रेजेंट कर लीजिए, कि अगर इफ़ेक्ट हो जाएगी। अगर प्लीडर को हमने नहीं दिया कि प्लीडर इसको रिप्रेजेंट करे मैटर को, अगर नहीं प्लीडर के थ्रू आया तो पार्टी का जो इंटरेस्ट है वो अफेक्ट होगा। तो उसके लिए कोर्ट के पास पावर है कि वो प्लीडर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ये मैटर जो आया वो हमारे सामने लेके आइए, इस तरीके से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नोट्स के लिए टेलीग्राम फॉलो कर लीजिएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट अभी चल रहा है अनअकैडमी पे, उसके लिए मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।